हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं सर्वांग समता यानी कॉन्ग्रुएंस। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। सर्वांग समता क्या है आज हम ये जानेंगे और उसके संबंध में बहुत सारी आकृतियों पर हम चर्चा करेंगे। किस किस आकृति के लिए सर्वांग समता की पहचान क्या होगी, कैसे हम जानेंगे। तो आइए देखते हैं सर्वांग समता। तो सबसे पहले जानते हैं सर्वांग समता है क्या। ऐसी दो समान आकृतियां जो एक दूसरे को पूरी तरह ढक ले वे सर्वांग सम आकृति कहलाती हैं और उनके इस गुण को सर्वांग समता कहते हैं। जैसे आपके हाथ की हथेली है, उन दोनों हथेली को आप इस एक दूसरे के से बिल्कुल जोड़ कर रखें। जिस तरह से आप ताली बजाते हैं तो आप देखेंगे दोनों हथेली जो है एक दूसरे से बिल्कुल ही छुप जाते हैं किसी एक साइड से आप देखें तो। ऐसी जैसे दो समान आकृति की पत्तियां हैं, उनको आप एक को दूसरे को चिपका कर रखें, देखें तो एक पत्ती से दूसरी पत्ती पूरी तरह से छिप जाएंगे। इस तरह ऐसी दो समान आकृतियां जो एक दूसरे को पूरी तरह ढक ले वे सर्वांग सम आकृति होती है और उनके इस गुण को सर्वांग समता कहते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा सर्वांग समता क्या है। अब देखेंगे विभिन्न अलग अलग आकृतियों के लिए सर्वांग समता का जो ये नियम है या सर्वांग समता की पहचान है वो किस तरह से होगी या उसके संबंध में क्या विशेष बातें हैं जो हमको जानना चाहिए। जैसे रेखा की बात करें, सरल रेखा, सरल रेखा में सर्वांगता की बात करें, सर्वांग समता की बात करें तो जितने भी सरल रेखाएं होंगे वो सभी सरल रेखाएं आपस में सर्वांग सम होंगे। उनकी स्थिति चाहे जैसे भी हो, जिस भी तरह से हो, तिर्यक हो, खड़ा हो या सीधा हो, पर चूंकि सरल रेखा की लंबाई असीमित होती है, अब जितना भी फैलाएं वो फैल सकता है। तो सभी सरल रेखाओं की वही खासियत है और उनकी कोई चौड़ाई तो होती नहीं है, सिर्फ लंबाई होती है और लंबाई अनंत होती है। तो इस वजह से सभी सरल रेखाएं आपस में सर्वांग सम होती है, एक ये। और उसी तरह से अगर हम रेखाखंड की बात करें तो रेखाखंड सर्वांग सम कब होंगे और उसकी पहचान कैसे करेंगे। तो ये एक रेखाखंड है, इस तरह से दूसरी एक रेखाखंड यहाँ पर, अगर इनकी लंबाई सेम है, जैसे ये 5 सेंटीमीटर की है मान लो और ये भी 5 सेंटीमीटर की है, तब ये दोनों सर्वांग सम होंगे। अगर इनकी लंबाई सेम है तब। तो ये सरल रेखा और रेखाखंड दोनों की चीजें क्लियर हो गया। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। कोण, कोण में सर्वांग समता की पहचान कैसे करेंगे। तो कोई भी कोण है, जैसे यहां पर इस तरह से एक कोण है, इसका वैल्यू है 30 अंश मान लीजिए। उसी तरह से कहीं पर एक और कोण है इस तरह से, जो उनकी स्थिति भले ही बदला हुआ हो, इसका भी कोण है 30 अंश। तो ऐसी स्थिति में ये सर्वांग सम होंगे। इनका मुंह की दिशा जो है वो जैसे भी हो, या थोड़ा सा सीधा है, ये थोड़ा सा इस तरह से है, या इसको हम अपोजिट ऐसे भी कर दें तो दिशा मायने नहीं रखता है, ठीक है। उनको उठाकर इसके ऊपर हम रख सकते हैं तो वो सर्वांग सम होंगे। अब यहां पर इनकी भुजाओं का माप नहीं दिया है, एक और चीज, इनकी भुजाओं की माप नहीं दी। यदि इनकी भुजाओं की माप दिया हो, यहां पर दिया है 6 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर, फिर यहां पर भी कोई एक भुजा का वैल्यू 6 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर हो, तब ये सर्वांग सम होंगे। अगर लंबाई नहीं दी है तो सिर्फ कोण काफी है, लेकिन भुजाओं में की लंबाई भी दी हुई है तो भुजाओं की लंबाई भी बराबर होना चाहिए। यदि ये 6 है और ये 4 है, इसमें ये 3 है और वो 6 है, तो ये सर्वांग सम नहीं होंगे। अच्छा, एक और चीज, ये जो सर्वांग समता की हमने परिभाषा पढ़ा है, सर्वांग समता का ये निशान है, सिंबल है। इस तरह से हम सर्वांग समता को प्रदर्शित करते हैं। कोण हो गया, कोण को हम दोनों तरीके से जान गए। अगर भुजा का वैल्यू नहीं दिया है तब हम कैसे सर्वांग समता की पहचान करेंगे, और अगर भुजा का वैल्यू दिया है, जिन दो भुजाओं से मिलकर कोण बना है उसका वैल्यू पता है, तो वो भुजाओं का मान भी एक समान होना चाहिए। ये हो गया कोण। इसी तरह से आगे बढ़ें और अब देखते हैं वृत्त। तो वृत्त में भी हम उनके सर्वांग समता की पहचान कैसे करेंगे। एक वृत्त यहां पर इस तरह से है, एग्जैक्ट नहीं बना है क्योंकि मैं सीधे हाथ से कर रहा हूं। 2 वृत्त है यहां पर। अब दोनों वृत्त को हम कब कहेंगे कि ये सर्वांग सम है, इसकी कंडीशन क्या है, इसकी शर्त क्या है। तो इसकी सिर्फ एक ही शर्त है
कि इसकी त्रिज्या जो है वो एक समान हो। इनकी त्रिज्याएं जो हो, जैसे मान लीजिए त्रिज्या जो है 2 सेंटीमीटर का है, तो इस वृत्त की भी त्रिज्या जो है वो 2 सेंटीमीटर हो, तब ऐसी स्थिति में हम इन दोनों को कहेंगे सर्वांग सम। ये वृत्त के लिए शर्त है। इसी तरह से अब जो हम कोण पढ़े हैं, कोण से बनता है, कोण को मिलाकर हम त्रिभुज, चतुर्भुज जैसे विभिन्न आकृति बनाते हैं। तो खुली आकृति भी बनती है, जैसे इस तरह से एक जहाँ पर 2 कोण है, यहाँ पर दिख रहा है 2 कोण, या इसको इस तरह से हम बना सकते हैं। इस प्रकार के कई प्रकार की आकृति बनती है। इन आकृतियों को भी हम कब कहेंगे कि ये सर्वांग सम है, इसको हमको जानना है। जैसे इन 2 आकृतियों की बात करते हैं, इन 2 आकृतियों में यदि ये 2 कोण, ये अगर ये 30 अंश, ये 35 अंश, मैं एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ, ये लगभग 90 के आसपास है, जबकि चलिए ना 90 ही ले लेता हूँ। 90 अंश, ये भी 90 अंश, तो ये भी 90 अंश और ये भी 90 अंश, दोनों के कोण समान है। लेकिन बात करें भुजा की, तो इसके 4 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। उसी तरह से ये 5 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर। तो इस आकृति को हम कहेंगे सर्वांग सम। इनकी स्थिति अलग अलग है, लेकिन इनका मान देखें, वैल्यू देखें, तो दोनों ही 90 अंश का कोण है और बीच की भुजा जो है 6 सेंटीमीटर है, यहाँ भी 6 सेंटीमीटर है। इसके एक साइड 4 है, दूसरी साइड 5 है, तो यहाँ भी एक साइड 4 है, एक साइड 5 है। ठीक है, तो इन दोनों को हम सर्वांग सम कह सकते हैं। इसी तरह से त्रिभुज और चतुर्भुज में भी सर्वांग समता के कुछ नियम वहाँ लागू होते हैं। तो चतुर्भुज तो नहीं, आपके इस चैप्टर में त्रिभुज के नियम, त्रिभुज में सर्वांग समता के नियम दिए हुए हैं, जिसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज हम ये देखते हैं, यदि कोई 2 त्रिभुज सर्वांग सम है तो उसकी भुजाओं को, कोणों को हम किस तरह से बराबर लेके चलें। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, त्रिभुज में सर्वांग समता, तो ये त्रिभुज में इसके लिए 2 हम उदाहरण देखते हैं। कोई भी एक त्रिभुज इस तरह से यहाँ पर है और दूसरी त्रिभुज इस तरह से है। अभी देखने से ही आपको लग रहा है कि ये आकार सेम नहीं है, पर हम मान लें ये आकार सेम है। क्यों? यहाँ पर इस तरह से इसके 3 कोण, इसमें एक कोण है मान लीजिए 45, ये मान लीजिए 55 और ये मान लीजिए इसी तरह से 45, 55, तो ये तो हो जाएगा 80। चलिए मान के चलते हैं। इसी तरह से यहाँ पर 80 मान लिए, ये 45 और ये 55। 3 कोण समान हो गए। इनकी भुजाओं को भी इस तरह से लेके चले, ये 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर भी ये 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर। तो इन त्रिभुजों में क्या समानताएं हैं, यानी इनकी भुजाओं, इनके कोणों की तुलना करेंगे तो हमको क्या निष्कर्ष निकलेगा। ये दोनों सर्वांग सम है, ये हमको पता है, ये दोनों सर्वांग सम है, ये स्पष्ट है। अब इनकी तुलना कैसे करेंगे, तो जहाँ जहाँ पर ये मान लीजिए त्रिभुज ABC और दूसरा त्रिभुज PQR, तो बताइए कोण B के बराबर यहाँ पर कौन सा कोण आएगा। तो जाहिर सी बात है 45, तो ये 45 कोण Q आएगा। उसी तरह से कोण A के बराबर यहाँ पर कौन सा आएगा, कोण P आएगा, क्योंकि 80 है तो वो भी 80 है। इस तरह से सर्वांग समता में हम सेम कोण या सेम भुजा को लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर AB भुजा है, तो AB भुजा का मान 6 सेंटीमीटर, इधर कौन सा है, PQ। तो 2 जो त्रिभुज हैं वो अगर सर्वांग सम है तो उनके कोणों को या भुजाओं को हम इस तरह से बराबर लिख सकते हैं। बस आपको ये समझना होगा कि उनमें से कौन से कोण आपस में बराबर हैं, कौन से भुजा आपस में बराबर है। इसी को हम सीखेंगे प्रश्नावली में। कुछ प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे सवाल वहाँ पर दिए हुए हैं, उनको आपको हल करना है। और ये सर्वांग समता के संबंध में जो त्रिभुज के लिए दिया हुआ है, स्पेशली त्रिभुज यदि सर्वांग सम है
तो उनके कौन से भुजा आपस में बराबर होंगे, ये हमको जानना है। प्रश्नावली 8.1 का पहला प्रश्न देखें। यदि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज XYZ से, यानी ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, तो हमको ये जो खाली स्थान दिया है इसको भरना है, इसको लिखना है। दो चित्र हमको नज़र में आ रहा है, त्रिभुज ABC त्रिभुज XYZ, ये दोनों सर्वांगसम हैं, तो कोण A बराबर क्या आएगा। तो दोनों सर्वांगसम हैं, हमको जब भी इस तरह से आकृति दें, हमको उठाकर दूसरे में रखने की कल्पना करनी है जिसकी भुजाएं लगभग बराबर हो, भुजाएं और कोण लगभग बराबर हो। तो इसको इस तरह से उठाकर हम यहाँ रखें तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है AB बराबर XY, एकदम स्पष्ट है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं XY, सॉरी कोण एक बन रहा है, तो कोण A का जगह है कोण X, तो कोण X। कोण Y, ये कोण Y है तो इसके समान यहाँ पर दिख रहा है कोण B, यहाँ पर लिख सकते हैं कोण B। उसी तरह से कोण Z, तो कोण Z की जगह दिख रहा है यहाँ पर कोण C। हमको तुलना करना है, कंपेयर करना है प्लेस को, जगह को। AB बराबर है XY। YZ, ये वाला YZ तो इसके बराबर है BC। उसी तरह से लास्ट XZ, ये XZ है तो इसके बराबर है AC। इस तरह से हमको तुलना करनी है उनके भुजाओं में, उनके कोणों में, और आंसर लिखना है। बस ऐसा ही है प्रश्नावली 8.1 के बाकी प्रश्न भी। एक और उदाहरण देख लेते हैं। इस तरह से प्रश्न 2 है, यदि त्रिभुज MON सर्वांगसम हो त्रिभुज XOY, तो त्रिभुज XY की भुजाओं और कोणों की माप बताइए। तो यहाँ पर चित्र हमको नज़र में आ रहा है, दो त्रिभुज यहाँ पर दिख रहे हैं, एक है MON और दूसरा XOY। MON के कोणों का मान और भुजाओं का मान दिया है, XOY में नहीं दिया है, लेकिन ये बताया है कि ये दोनों सर्वांगसम है। तो यदि ये दोनों सर्वांगसम हैं तो इनके कुछ कोणों को और भुजाओं को, यानी सभी कोणों को और भुजाओं को इसकी सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो अब देखें, ये दोनों त्रिभुज को इसको उठाकर इस तरह से रख सकते हैं, यानी YX के लगभग बराबर MN है, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा 4.5। मैं सीधे सीधे लिख रहा हूँ, कोई हल नहीं कर रहा हूँ। उसी तरह से ये वाला वैल्यू देखिए, ये 70 अंश है तो ये भी 70 अंश होगा, ये तो एकदम स्पष्ट है, ठीक है। और ये 60 अंश है तो इधर वाला 60 अंश होगा, क्योंकि ये उठ के इस तरह से घूम के आएगा, तो ये 60 यहाँ पर जाएगा 60 अंश, और बचा 50 तो ये 50। अब भुजाओं के मान, तो ये 3.7 सेंटीमीटर, ये होगा 3.7, और ये वाला जो भुजा है 2.9, इसमें आएगा 2.9 सेंटीमीटर। स्पष्ट है। हम आपको इसी को यहीं लिख देना है, इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना, चित्र में ना भर के, ठीक है, स्पष्ट है। तो हम बराबर भी कर सकते हैं, और जो हम पिछले क्वेश्चन में किए हैं चैप्टर क्वेश्चन 1 में, कौन सी भुजा कौन से कोण किसके बराबर है वो हमने किया, और यहाँ पर मान भी ज्ञात कर सकते हैं दोनों की तुलना करके, क्योंकि दोनों सर्वांगसम हैं। तो ये प्रश्न 2 भी बता दिया। प्रश्न 3 भी है इसी तरह से, जिसमें आपको सही या गलत का चिन्ह लगाना है, वो आप समझ के आप खुद से कर सकते हैं। उसको मैं आप लोग के लिए होमवर्क के रूप में, आपके वर्क के रूप में, आपके प्रैक्टिस के लिए वो आपको छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो इसको कंप्लीट करिए। आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में त्रिभुजों में सर्वांग समता के नियम। तब तक के लिए बाय।